9 जून को एक डिलीवरी बॉय बंगलुरु के सुमनहली ब्रिज के सामने से गुजरता है। तभी उसकी नज़र ब्रिज के सटे नाले पर पड़ती है, जहाँ पर कुछ आवारा कुत्ते एक लाश को नोचते हैं। वह तुरंत उन कुत्तों को खदेड़ता है और इसकी जानकारी पुलिस को देता है। पुलिस मौके पर पहुँचती है, लाश को बरामद करती है और पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। हालांकि लाश की शिनाख्त नहीं हो पाती है, ये पता नहीं लग पाता लाश किसकी है। देखने से ऐसा लगता है कि इसे मृत्यु हुई अभी 24 घंटे हुए हैं और इसकी उम्र 30-32 साल होगी। वहीं से 170 किलोमीटर दूर चित्रदुर्ग में एक महिला अपने बेटे की गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज करवाती है। जिसका बेटा 8 जून से लापता था, वह घर नहीं आया था और उसका मोबाइल फ़ोन भी स्विच ऑफ बता रहा था। बंगलुरु पुलिस उस महिला से संपर्क करती है और उसे बंगलुरु लाया जाता है और उस लाश को दिखलवाया जाता है। महिला उस लाश को देखते ही पहचान लेती है और बतलाती है कि वह उसके बेटे की लाश है, जिसका नाम रेणुका स्वामी होता है, जिसकी उम्र 32 साल होती है। रेणुका स्वामी एक मेडिकल फार्मेसी में सेल्समैन का काम करता है। उसकी किसी से ना दुश्मनी होती है, ना किसी से कोई बैर होता है और उसका ना कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड होता है। आखिर ऐसे शख्स की इतनी बेरहमी से हत्या कौन करेगा? पुलिस को ये सारे सवाल परेशान कर रहे थे। अगले दिन 10 जून को पुलिस इसकी जांच शुरू कर देती है। पुलिस जांच शुरू करने जा ही रही थी कि थाने में 3 लोग आते हैं और कहते हैं कि आपको जो लाश मिली है उसका कत्ल हमने किया है। ये पैसे का मामला था, रेणुका स्वामी ने पैसे लिए थे, वो वापस नहीं कर रहा था। पुलिस शौक भी होती है और धीरे-धीरे खुश भी होती है कि कातिल कत्ल करके सरेंडर कर दिए, अब हमें जाँच नहीं करना पड़ेगा। अब इन्हें सज़ा दिलवाकर केस क्लोज करना है। उसी दिन थाने में डीएसपी एस गिरीश पहुँचते हैं। जब उनके सामने मामला रखा जाता है, तो यह बात उनको हजम नहीं होती है कि कातिल कत्ल कर दिए हैं और खुद सरेंडर कर दिए हैं। वह इन तीनों से पूछताछ करते हैं, फिर बारी-बारी पूछताछ करते हैं। फिर जब इनके बयान मैच करते हैं तो इनके बयान मैच नहीं होते हैं, तो डीसीपी को इन पे शक होता है। ये इनके एड्रेस और नंबर नोट करवा लेते हैं। फिर इनके मोबाइल नंबर से इनके कॉल डिटेल निकलवाया जाता है, सीडीआर। इससे पता चलता है कि इन तीनों को बातचीत कन्नड़ के एक मशहूर एक्टर दर्शन थिगुदीपा से होती है। आखिर इन साधारण से दिखने वाले लोगों पर इतने बड़े एक्टर से बातचीत और खुद को पुलिस स्टेशन में आके सरेंडर करना, यह बात डीसीपी को कुछ समझ में नहीं आया। पुलिस दर्शन थिगुदीपा के नंबर ट्रैक करती है और उनको एक ऐसी जानकारी मिलती है कि इन तीनों का और दर्शन थिगुदीपा का पिछले दिनों लोकेशन सेम एक जगह पाई जाती है। फिर पुलिस इन तीनों से कड़ाई से पूछताछ करती है। जब पुलिस कड़ाई से पूछताछ करती है तो इनमें से एक टूट जाता है और एक ऐसी कहानी बताता है जिससे सुनकर पुलिस शॉक हो जाती है और पूरी फिल्म इंडस्ट्री, मीडिया पूरी हिल जाती है। यह कहानी आगे जानने के लिए आपको एक छोटी-सी कहानी और जाननी पड़ेगी। ये दर्शन थिगुदीपा का शादी 2003 में विजय लक्ष्मी से होता है। शादी के प्रारंभिक दिनों में ये शादी से बहुत खुश थे, लेकिन कुछ वर्षों बाद इनके रिलेशन में खटपट होने लगा और इनकी आपस में कुछ लड़ाइयाँ होने लगी। एक बार इनकी पत्नी विजय लक्ष्मी द्वारा दर्शन थिगुदीपा पे भी केस किया गया था फिजिकल असॉल्ट का, जिससे 15 दिन के लिए पुलिस कस्टडी में भी गए थे। इससे इनके रिलेशन में कुछ दरारें आ गई थी। कुछ दिनों बाद 2014 में एक फिल्म के दौरान दर्शन थिगुदीपा का मुलाकात पवित्रा गौड़ा से होती है, जो पेशे से एक मॉडल और एक्ट्रेस हैं, जो लेकिन कुछ कारणों से पवित्रा गौड़ा को फिल्म में कास्ट नहीं किया जाता है। लेकिन दर्शन थिगुदीपा और पवित्रा गौड़ा का जान पहचान हो जाती है। ये एक दूसरे से मिलना जुलना चालू कर देते हैं। धीरे धीरे एक दूसरे से रिलेशन में आ जाते हैं, लेकिन ये दोनों ये ऑन स्क्रीन या ऑन कैमरा ये बात कबूल नहीं करते थे। ये ऑफ ऑफ कैमरा ये सब चल रहा था। धीरे धीरे फैंस के और मीडिया पोर्टलों के द्वारा ये बात जब सामने आने लगी, कुछ दर्शन के फैंस थे जो विजय लक्ष्मी और दर्शन को साथ देखना पसंद करते थे। वो पवित्रा और दर्शन के रिलेशन से नाखुश थे। वे अक्सर पवित्रा गौड़ा के कमेंट सेक्शन में ट्रोलिंग गालियाँ लिखा करते थे। वह अश्लील टिप्पणियाँ किया करते थे। लोग इतना ज़्यादा ट्रोल करते थे कि कभी-कभी पवित्रा गौड़ा को अपना कमेंट सेक्शन ऑफ भी करना पड़ता था। उन्हीं में से एक फैंस रेणुका स्वामी था, जो पवित्रा गौड़ा के कमेंट सेक्शन में अश्लील टिप्पणियाँ किया करता था।
रेणुका स्वामी दर्शन का डाई हार्ड फैन था। वह दर्शन की फर्स्ट मूवी, फर्स्ट शो सिनेमा हॉल में देखने जाया करता था। वह दर्शन को एक तरह से देवता मानता था। जब उसे पता चला कि दर्शन की लाइफ में पवित्र गौड़ा की एंट्री हो गई है, जिससे दर्शन और विजय लक्ष्मी की शादीशुदा ज़िंदगी में कुछ परेशानियाँ आ गई है, तो यह इसे दूर करने के लिए एक फेक अकाउंट बनाता है और पवित्र गौड़ा के कमेंट सेक्शन में ट्रोलिंग शुरू कर देता है। धीरे धीरे ये ट्रोलिंग बहुत बढ़ जाती है। करीब 300 साढ़े 300 इसने ट्रोलिंग वाली कमेंट किए थे। 9 जून के 2 हफ्ता पहले इसने अपने शरीर के प्राइवेट पार्ट का फोटो इसने पवित्र गौड़ा को भेज दिया था, जिसमें इसका चेहरा भी दिख रहा था। जब ये पवित्र गौड़ा ये फोटो देखती हैं तो वह आपा खो देती हैं। वह बहुत गुस्सा हो जाती हैं और वह पीस ये दर्शन दीपा को भी दिखलाती हैं। जब दर्शन देखता है, इस फोटो को देखता है, तो वो भी आपा खो देते हैं। फिर वह अपने फैन क्लब चलाने वाला राघवेंद्र को संपर्क करता है और 30 लाख रुपए उसे देता है इसको ठिकाने लगाने के लिए। राघवेंद्र जो दर्शन का फैन क्लब चलाता था, वह रेणुका स्वामी से संपर्क करता है और उसे ऑफर देता है कि तुम्हें दर्शन से मिलवाऊंगा। जब रेणुका स्वामी अपने चाहते स्टार से मिलने के लिए ऑफर सुनता है तो वह खुश हो जाता है और उसे मिलने के लिए रेडी भी हो जाता है। राघवेंद्र उसे बंगलुरु के कामाक्षी पालिया बुलाता है। रेणुका स्वामी कामाक्षी पालिया पहुंच जाता है। फिर यह कॉल करके राघवेंद्र को बुलाता है। राघवेंद्र वहाँ पर अपने साथियों के द्वारा कैब लेकर जाता है और रेणुका स्वामी राघवेंद्र सब मिलकर बंगलुरु दर्शन से मिलने के लिए निकल लेते हैं। इसे ये नहीं पता था कि इसके साथ ऐसा खेल खेला जाएगा कि आगे इसके साथ क्या होगा। वे बंगलुरु पहुंचते हैं। बंगलुरु में इसे एक शेड में ले जाया जाता है, जहाँ पर दर्शन होने की बात कही जाती है। इसे शेड में ले जाते हैं। शेड में जाते ही इसे राघवेंद्र और उसके साथियों द्वारा रेणुका स्वामी को पकड़ लिया जाता है। इसे पकड़कर दीवार में सटे बांध दिया जाता है और इसे वहाँ पर खूब पीटते हैं। इसे इतना मारते हैं कि यह घायल हो जाता है। करीब शाम के समय दर्शन और उसकी गर्लफ्रेंड पवित्र गौड़ा भी वहाँ पर पहुँचती है। जब ये लोग पीट रहे थे उसे, जब रेणुका स्वामी देखता है दर्शन से दीपा के, तो वो सोचता है कि इसका हीरो आ गया, अब इसलिए बचाएगा इनसे। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उसका हीरो इसी यातनाएं देने आया है। वह दर्शन दीपा अपने पैंट से बेल्ट उतारता है और उसे पीटना शुरू कर देता है। इतना जी भर के पीटता है। पीटने के बाद गाड़ी में बैठता है और कहता है अपने गुरु से कि इसका काम तमाम करो। उसके बाद गर्लफ्रेंड के साथ वह निकल जाता है। फिर राघवेंद्र एंड दर्शन के जितने भी गुर्गे थे इसे पीट कर मार डालते हैं। इतना मारते हैं कि उसका जबड़ा टूट जाता है। उसे राड से उसके प्राइवेट पार्ट गर्म करके दाग देते हैं। उसकी जबड़ा टूटा हुआ मिलता है, सर फटा हुआ मिलता है। इतना पीटते हैं। फिर रात के करीब 3 बजे उसे गाड़ी में बैठाकर उसे एक नाले में ले जाकर फेंक देते हैं। इसके बाद आगे आप तो कहानी जानते ही हैं। इस पूरे कहानी में हमें प्रशंसा करनी होगी वहाँ के डीएसपी एस गिरीश की, जिन्होंने इस केस का निष्पक्ष तरीके से जांच किया। हालांकि ये हाई प्रोफाइल केस था, इसमें वहाँ के पॉलिटिकल पार्टियों का भी इस केस में संलिप्तता पाई गई थी दर्शन को बचाने के लिए। और डीसीपी को करीब 1 करोड़ रुपए ऑफर किए गए थे कि इस केस को दबाने के लिए। और डीसीपी को ही नहीं, यहाँ पर जो पोस्टमार्टम कर रहे डॉक्टर को भी 1 करोड़ रुपए देने का ऑफर दिया गया था, लेकिन डॉक्टर ने लेने से मना कर दिया था। तो दोस्तों, आज की यही कहानी थी। हम इस कहानी से ये सीखते हैं कि हम जिसे भी अपना इंस्पिरेशन मानते हैं उसे ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना चाहिए और किसी भी क्रिएटर को या फिल्म स्टार को भगवान का दर्जा कभी नहीं देना चाहिए। हम प्रशंसा कर सकते हैं लेकिन भगवान का रूप नहीं देना चाहिए। हो सकता है जो रील में दिखता हो और जो रियल में हो दोनों अलग हो। ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमें सपोर्ट करिए और हम ऐसी कहानियाँ बनाते रहेंगे। नमस्कार।